Shanti. This is the scientific analysis of Murli of dated 22nd of February 2026. सो आज की मुरली एक अव्यक्त मुरली है जिसका टाइटल है डबल लाइट स्तुति द्वारा फरिश्तेपन की अवस्था में रहो, अशरीरी बनने का अभ्यास करो। सो बेसिकली पूरी मुरली इन दो चीज़ों पे डिपेंडेंट है कि एक तो डबल लाइट स्थिति बनाओ, फरिश्तेपन का अभ्यास करो और अशरीरी बनो। एंड आज हम पूरी मुरली को 5 मेजर पोर्शंस में डिवाइड करके एनालाइज कर रहे हैं। बाकी कुछ और की पॉइंट्स भी हैं जो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स जस्ट सी दिस स्टेप बाय स्टेप। पहला है 3 स्वरूप की जो बाबा बात करते हैं, जो कि एक स्पिरिचुअल इवोल्यूशन मॉडल के जैसा है, जहाँ पे बाबा ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो देवता स्थिति की बात करते हैं। सो हम इसे प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करके देख सकते हैं। दैट आई एम ब्राह्मण, आई एम फरिश्ता, देन आई एम देवता, then again I'm Brahman, फरिश्ता and देवता. So this can be a huge drill जो प्रैक्टिस करने से डिटैचमेंट फील होता है। सो बाबा कहते हैं कि ये कोई टाइमलाइन नहीं है, लेकिन ये एक या कॉन्शियसनेस रिफाइनमेंट स्टेज है। ओके, तो जहाँ पे अगर हम ब्राह्मण स्वरूप को याद करते हैं कि अभी मैं ब्राह्मण स्वरूप में हूँ, तो जिसका मतलब होता है जागृति, सो अवेयरनेस। यहाँ पे मुझे नॉलेज लेने का जो समय है उसको कहते हैं एक जागृत अवस्था। आई एम अवेकिंग। ओके, सो दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेज। अगर हम इसे समझे तो इसका जो सार निकलता है वो हम बनते हैं फरिश्ता। ब्राह्मण लाइफ का जो एसेंस है, वो जो सार निकलेगा या जब जो सारी धारणाएं बाबा ने बताई है, वो जो स्टेज बनती है वो बनती है फरिश्ता स्वरूप की, जहाँ हमें हल्कापन रहता है क्योंकि हमारे पास सारी नॉलेज है। हम दुनिया से डिटैच हो जाते हैं, इसे कहते हैं डिटैचमेंट मास्टरी। सो जो फरिश्ता बनते हैं हम, तो दैट इज़ द कंप्लीट अवस्था आफ्टर टेकिंग नॉलेज। या फिर ये कहेंगे कि इस प्रैक्टिकल इस स्थूल जन्म में हमारा एम ये रख सकते हैं कि हमें फरिश्ता बनना है। एंड फरिश्ते बनने का मतलब ये नहीं होता कि मेरा शरीर छूटेगा। इट इज़ अ प्रैक्टिस ऑफ डिटैचमेंट। जब आत्मा शरीर से अलग एक्सपीरियंस करती है तो दैट इज़ अ स्थिति ऑफ फरिश्ता स्थिति, जहाँ हम पूरे संसार से समहाउ कनेक्ट हो सकते हैं, वाइब्रेशनली एक दूसरे से बात कर सकते हैं, लोगों की चीज़ों को बिना सुने एब्जॉर्व कर सकते हैं, उन्हें रिलीव कर सकते हैं, जैसे कि ब्रह्मा बाबा का लास्ट स्टेज में एक्सपीरियंसेस सबको होते थे। एंड बिकॉज बहुत सारी सेवा हमारे फरिश्ता स्वरूप से होगी, तो इट डज नॉट मीन कि मेरा स्थूल शरीर छूटेगा तभी हम फरिश्ता बनेंगे। इट इज़ जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड। ओके, इसे इसीलिए एक टर्म यूज़ किया गया डिटैचमेंट मास्टरी। सो जिस चीज़ के लिए हमें प्रैक्टिस करना है, आत्मा हल्की एक्सपीरियंस करती है, बोझ नहीं फील होता कोई खुद के ऊपर, उसको कहते हैं फरिश्ता स्थिति। विकर्मों का भी बोझ नहीं होता है। तो प्लीज़ हम इस चीज़ को मिसअंडरस्टूड ना करें। वो जो अवस्था होती है वो कर्मातीत अवस्था होती है, जिसमें आत्मा का कोई हिसाब किताब ही नहीं बचता, और फिर उसका 5 एलिमेंट्स की दुनिया से रोल ख़त्म हो जाता है, तब आत्मा घर जा सकती है। लेकिन बहुत सी सेवाएं हमें फरिश्ता बन के करनी होंगी, वो कर्मातीत स्टेज से पहले की एक स्टेज होती है, जहाँ वी आर एन्जॉइंग आवर ब्राह्मण लाइफ। ओके, जहाँ पे हमें कोई कष्ट नहीं है, कोई युद्ध नहीं है, कोई दुख नहीं है। हमने अपना पूरा अभ्यास करके डिटैचमेंट को अटेन किया है। दैट इज़ अशरीरी अवस्था। ऑलराइट। एंड देवता इज़ लाइक ऑफकोर्स इट इज़ पूर्ण अवस्था, नेचुरल डिविनिटी, जहाँ पे हमें ऑफकोर्स एक शरीर भी अलग मिल जाता है, जहाँ पे पवित्र शरीर मिलता है। सो वहाँ पे हम कहते हैं देवता स्थिति। तो वो उससे फरिश्ता स्वरूप से भी ज़्यादा एक अपग्रेडेड स्टेज है, बट इन्जॉय हम केवल संगम युग में ही कर सकते हैं, क्योंकि हमें याद होता है हमने क्या पुरुषार्थ किया है और आगे चल के हम क्या बनने वाले हैं। सो ऑफकोर्स तो हमें संगम युग को ज़्यादा इन्जॉय करना चाहिए। सो बाबा नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं कि फरिश्ता बने बिना देवता नहीं बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि देवता की जो अवस्था है वो स्थायी अवस्था है। अगर हम लोग को लगता है कि अगर अभी मेरा शरीर छूट जाए तो जैसे हमारी स्थिति है उस अनुसार तो हम सतयुग में किसी भी तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे संस्कार ही नहीं बदले। हमारे अंदर ना धैर्यता है, ना हमारा क्रोध खत्म हुआ है, ना हमारे अंदर
चीज़ें स्टेबल हुई हैं। सो वी जस्ट कांट इमेजिन कि अभी तो अगर शरीर छूटे तो हम देवता बनेंगे, इट्स इम्पॉसिबल, है ना। फरिश्ता अवस्था एक ट्रांजिशनल प्योरिफिकेशन स्टेज है जिसमें अगर हम पहुँचेंगे तब पहुँचेंगे जब हम डिटैचमेंट प्रैक्टिस करेंगे या हम आत्मा वाले कंसेप्ट को लिटरली समझेंगे। वो एक चीज़ है जिस पे हमने बिल्कुल अटेंशन देना बंद कर रखा है, पर वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इसे कहते हैं माया का। हमारे लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरवेंशन हो रखा है कि हम अपने एम से ही हट चुके हैं। जब तक हम फरिश्ता नहीं बनेंगे हम देवता नहीं बन सकते। तो दैट्स वेरी समझने वाली बात है, इट्स वेरी क्लियर ऑफ कोर्स। डबल लाइट की बाबा ने आज बात की है और इसका वैज्ञानिक अर्थ अगर हम समझे तो देह से हल्का और बोझ से भी हल्का, इसको कह सकते हैं डबल लाइट। कि एक तो एज अ सोल मुझे बॉडी की भी वेट में एक्सपीरियंस नहीं हो रही है, दूसरा मुझे कोई चीज़ें बर्डन नहीं फील कर रही हूँ मैं, कि इट्स ओके जो भी चीज़ें जैसे भी हैं मैं ज्ञान अगर यूज़ कर पाती हूँ तो मुझे बोझ नहीं लगेगा। टेंशन लेना बोझ होता है। अगर मुझे टेंशन लेना नहीं आता है या मुझे टेंशन रिलीज़ करना आता है, कोई चीज़ को लेके मैं बॉदर नहीं करती हूँ, तो उसको कहते हैं दूसरे बोझ से हल्का। तो इसको डबल लाइट कह सकते हैं। एक तो मैं आत्माभिमानी हूँ, मैं सोल प्रैक्टिस कर रही हूँ, थोड़ा इस बारे में समझती हूँ, जानती हूँ। दूसरा मुझे टेंशन नहीं होती है, तो मैं डबल लाइट अवस्था में हूँ। ओके। अगर हम इसको समझे साइकोलॉजिकली कि तो माइंड हैज़ टू टाइप ऑफ वेट। एक तो इमोशनल बैगेज होता है ना, कि कोई अगर बहुत ज़्यादा रिच है, अच्छी फैमिली में जन्म हुआ है, सब चीज़ें ठीक है उनके पास, लेकिन इमोशनल बैगेजेस हैं, तभी भी वो लाइफ एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं कर रहे होते हैं ना, लाइफ इन्जॉय नहीं करते। तो वो एक तरह का बैगेज होता है ऑफ कोर्स। और एक होता है ईगो आइडेंटिटी वेट। मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं इस पोजीशन पे हूँ, मैं उस पोजीशन पे हूँ। तो एक ये बैगेज भी होता है हमारे ऊपर। सो ऑफकोर्स जब तक हम ये चीज़ें नहीं हटाएंगे, सभी इक्वली अपने आप को सोल नहीं समझेंगे, तो ये बैगेजेस नहीं हट सकते, ना ही हल्कापन एक्सपीरियंस हो सकता है। तो जब व्यक्ति ओपिनियन से जुड़ा है, रिकॉग्नाइजेशन चाहता है ऑफ कोर्स कि लोग मुझे रिकॉग्नाइज करें, खुद पे डिपेंडेंट होती है सब चीज़ें। संसार में कोई कुछ भी एक्सपीरियंस करे, कुछ भी सोचे आपके बारे में, इस बात से कभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क हमेशा इस बात से पड़ता है कि आप खुद के बारे में क्या सोचते हो। तो दूसरों की रिकॉग्नाइज करने से कुछ नहीं होता, आप जब तक खुद को रिकॉग्नाइज नहीं करते हो। अगर आप खुद को पावरफुल समझते हो तो दुनिया भले ही आपको कुछ भी समझे, इस बात से फॉर श्योर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क हमेशा इस बात से पड़ता है क्योंकि हम ना खुद को आइडेंटिटी तब देते हैं जब दूसरे मुझे बोले कि आप अच्छे हो, तब मुझे लगता है हाँ मैं अच्छी हूँ। दूसरे मुझे बोले कि आप तो बहुत बुरे हो, तो फिर मुझे लगता है हाँ मैं तो बहुत बुरी हूँ। तो उसको कहते हैं रिकॉग्नाइजेशन, कि मुझे दूसरे बताएंगे कि मैं क्या हूँ। ऑफ कोर्स कोई कैसे मुझे बताएगा कि मैं क्या हूँ? मुझे मेरे फादर आके बता सकते हैं। इंटरनली मुझे पता है कि मैं कैसे हूँ, तो कोई और तो मुझे समझा ही नहीं सकता ना। तो ये चीज़ हमें ख़त्म कर देनी चाहिए एज अ ब्राह्मण। स्पेशलिटी से अटैचमेंट होना, मतलब मैं इस चीज़ में हूँ, मैं वो चीज़ से हूँ, या मेरा दे भान रहे कि मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो वो स्पेशलिटी से अटैच होना होता है कि मैं बड़ी हूँ, तुम छोटे हो, या मैं एडवोकेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो यू नीड टू बिहेव लाइक दैट। आप वॉचमैन है या आप छोटे हैं, मैं घर में बड़ा हूँ। सो ये सब चीज़ें हमें बैगेजेस को हटाने के लिए छोड़नी पड़ेंगी, है ना। अगर हम लाइफ में सुकून चाहते तो ये सब चीज़ों से तो एटलीस्ट हमें हटना पड़ेगा। और सटल हैवीनेस आ जाती है इन्हीं सब चीज़ों से। और डबल लाइट का मीनिंग होता है कि नो इनर फ्रिक्शन इज़ रिक्वायर्ड, नो इनर फ्रिक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। तो जब अंदर ही युद्ध चलता रहे तो बाहर तो क्या ही समझा सकते किसी को। बाबा ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हमें समझाते हैं ताकि हमारे लाइफ में सुकून आए, स्टेबिलिटी आए। थर्ड पॉइंट बात करता है यहाँ पे बाबा फरिश्ता की परिभाषा डिफाइन कर रहे हैं कि पुरानी दुनिया के संबंध, संस्कार, संकल्प से जो हल्का है वो फरिश्ता है। तो जब संबंध छोड़ने की बात नहीं होती है, लेकिन उनसे डिटैच होने की बात होती है कि उनके पास पावर नहीं होनी चाहिए आपको हर्ट करने की। आपके पास पावर होनी चाहिए सबको सब कुछ देने की अनकंडीशनली, लेकिन किसी से कुछ लेने की आवश्यकता नहीं है। तो इसको कहते हैं संबंधों से हल्के। ये सिर्फ रिलेशन से डिटैच होना नहीं है, ये अपने ओल्ड पैटर्न आइडेंटिटी से मुक्त होना है। संस्कारों से हल्के इज़ लाइक कि मेरे खुद के संस्कार मुझे ना परेशान करे और मैं किसी और को भी परेशान ना करूं। उसके लिए अगर हम थोड़ा मेडिटेशन करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें
चीज़ें हमारे कंट्रोल में रहती हैं। संकल्पों में मुझे किसी के लिए कोई ख़राब संकल्प नहीं चलते। आई एम एन्जॉइंग माई लाइफ एंड एवरीथिंग इज़ गोइंग अकॉर्डिंग टू द ड्रामा। सब चीज़ें कल्याणकारी है, तो इसको कहते हैं संकल्पों से हल्का होना। तो वो फरिश्ता मतलब वो लाइट फील करते हैं, कोई चीज़ को लेकर उन्हें बॉदर नहीं करते कोई चीज़ को ना। तो वो एक अमेजिंग लाइफस्टाइल उनकी हो जाती है अगर हम ऐसा जीते हैं तो। सटल ट्रैप्स क्या क्या होते हैं कि बाबा जो बहुत गहरी बातें बताते हैं कि देह भान तो सब जानते हैं, लेकिन देह अभिमान एक सटल फॉर्म या ज़्यादा खतरनाक फॉर्म है। देहभान इज़ लाइक कि आप अपने आप को बॉडी समझते हो, ये सटल लेवल पे सबके पास है, ठीक है, कि सभी उस पोजीशन पे। लेकिन सो देह अभिमान सटल रूप में अगर हम समझे तो कि ऑफ कोर्स स्पीच देने के बाद मेरा भाषण बहुत अच्छा था, मेरी हैंडलिंग बहुत अच्छी है, मेरी सेवा का प्रभाव बहुत अच्छा निकलता है, मेरी कला बहुत श्रेष्ठ है। तो ये जो मेरी शब्द है ये ऑफ कोर्स भारीपन लाता है एक टाइम के बाद, बिकॉज कुछ अगर हम मैं करते रहते तो वो चीज़ें होना बंद हो जाती हैं, क्योंकि हम वो चीज़ भूल जाते हैं कि करवाने वाले भगवान हैं। हमें बस वो फिज़िकल चीज़ दिखती है कि मैंने किया। ऑफ कोर्स कि कर सकती थी तो मैं पहले भी कर लेती ना। भगवान ने मुझसे करवाया इज़ अ ब्यूटीफुल चीज़ बोलने के लिए, रादर देन मैंने किया। तो जब हम बोलते हैं कि मैंने किया तो वो एक डिटैचमेंट हो जाता है, वो एक अलाइनमेंट ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाता है कि देह अभिमान आ जाता है। जैसे ही देह अभिमान आएगा वो बाबा से जो अलाइनमेंट है जिसकी वजह से उन्होंने आपको यूज़ किया, संभव आप उनकी फ्रीक्वेंसी से ट्यून हुए थे, उन्होंने आपको यूज़ किया था, तब वो सेवा निकली थी। एंड जैसे ही आपने बोला कि मैंने किया, आपने इस चीज़ को फील किया, इस चीज़ की वजह से ईगो आ गया, तो वो अलाइनमेंट ख़त्म हो जाता है और आगे सेवाएं हम वैसे नहीं कर पाते। तो बाबा कहते हैं देह अभिमान सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फ़िलहाल। देहभान होता है कि हम बॉडी कॉन्शियस होते हैं, और देह अभिमान होता है कि अगर हम कुछ कर रहे हैं और उस चीज़ में हम हर चीज़ का क्रेडिट लेने की कोशिश कर रहे हैं। ब्राह्मण समर्पित बुद्धि कभी भी ऐसा ट्राई नहीं करेंगे। जो भी बच्चे होते हैं, जब हम ये कहते हैं कि भगवान ने किया, तो हम उनको उनका क्रेडिट दे रहे हैं और वो अलाइनमेंट कंटिन्यूअस रखने की कोशिश कर रहे हैं। और वो हमारे अंदर वो ईगो भी राइज नहीं हो रहा है, देन ओनली वो अलाइनमेंट कंटिन्यू रहता है और हम सेवाएं आगे भी कर पाते हैं। तो ये चीज़ समझने की है, किसी चीज़ को लेके मैं नहीं करना चाहिए हमें। साइकोलॉजिकल अगर मैकेनिज्म से इसे समझेंगे तो ईगो जो है वो हमारी क्या जैसे स्किल से आइडेंटिटी बन जाती है। जब कोई उस स्किल को क्वेश्चन करता है तो इंस्टेंट माइक्रो एंगर इंक्रीज हो जाता है कि एकदम गुस्सा आता है कि क्यों बोल रहे हैं मुझे ऐसा, अपमान महसूस होता है, क्रोध का अंश आ जाता है, रोब आ जाता है। वो जो है ये जो स्टेज है वो एंजेलिक स्टेट को ब्लॉक करती है ना। तो एक नेचुरल सी चीज़ है समझने के लिए कि अगर मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ तो आई शुड बिहेव लाइक इंस्ट्रूमेंट, नॉट लाइक कि मैंने किया, है ना। तो जो प्ले इंस्ट्रूमेंट को प्ले करने वाला है समवन डिफरेंट। अगर हमसे होता तो हम अभी तक मुक्त होके घर जा चुके होते। हम अभी तक नहीं गए हैं क्योंकि हमें पता नहीं है रास्ता। हम पतित से पतित बनते जा रहे थे क्योंकि हमें रास्ता पता नहीं था। एंड इन केस अगर मैं कुछ सही डायरेक्शन में कर रही हूँ तो वी नीड टू बी वेरी थैंकफुल टू द गॉड दैट थैंक यू फॉर यूजिंग द बॉडी एज अ चैरियट एंड द सोल एज एन इंस्ट्रूमेंट। सो उससे क्या रहता है, हमें रियलाइजेशन रहता है कि आई एम अ स्टूडेंट, अभी मुझे और सीखना है। जिस समय आप ये कहते हो कि मैंने किया, उस दिन से सीखना बंद हो जाता है, उसी समय से सीखना बंद हो जाता है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रह्मा बाप समान एग्जाम्पल। तो स्टेट शिफ्ट साइंस क्या कहता है, अभी ब्रह्मा बाबा बात करते करते अचानक अशरीरी हो जाते थे। सो व्हाट डज इट मीन्स साइंटिफिकली? इसका अर्थ होता है कि ही कुड इंस्टेंटली विदड्रॉ सेंशरी आइडेंटिफिकेशन। एकदम से वो खुद से, आप ना इस चीज़ को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉर एग्ज़ाम्पल जहाँ पे आपको लगता है कि आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहिए और सामने वाला आपकी बात सुनने के लिए रेडी है और आपके पास उस चीज़ से रिलेटेड कोई पॉइंट है, तब आप अपनी बात रखते हो। एंड वेन आपको लग रहा है कि अभी मेरे बोलने की आवश्यकता नहीं है, इधर अपनी बात रखने की ज़रूरत नहीं है, सो आप डिटैच हो जाओ उस मोमेंट में। बाबा ये प्रैक्टिस करते थे कि
वो जब तक बोलते थे जब तक इम्पोर्टेंट है, और बोलते बोलते वो ना, जब उनको ज़रूरी नहीं होता था वो डिटैच हो जाते थे। एंड जब हम ये प्रैक्टिस कॉन्शियसली करते हैं तब एक ऐसी स्टेज बनती है कि आप बात करते करते भी डिटैच हो जाते हो। ओके, सो प्रैक्टिकली ये चीज़ ऐसे काम करती है कि आप बातें करते करते डिटैच हो जाते हो, और वो डिटैचमेंट सामने वाला भी एक्सपीरियंस कर पाएगा, क्योंकि आपके डिटैचमेंट की वजह से ऐसे वाइब्रेशंस रेडिएट होते हैं कि सामने वाली आत्माएं भी डिटैच फील करने लगती हैं। ब्रह्मा बाबा जब वहाँ होते थे उनके रूम में जाते ही आत्माएं डिटैच हो जाती थी। मम्मा के सामने कोई बैठता था तो वो वाइब्रेशंस या वो ऑरा ऐसा फील्ड जनरेटेड था कि लोग डिटैच हो जाते थे। ऐसे एक्सपीरियंसेस करवाने की आवश्यकता अब है बड़ी सेवा निकालने के लिए। इंस्टीड ऑफ डूइंग फिजिकल सेवास हम खुद पे अभी अटेंशन देवे और ऐसी स्थिति बनावे, तब जाके बड़ी सेवा या प्रत्यक्षता के लेवल की सेवा निकलने वाली है। तो वर्क ऑन योर सेल्फ। आगे बाबा कह रहे हैं दैट ही शिफ्टेड फ्रॉम एक्टिव ब्रेन वेव टू डिटैच्ड ऑब्जर्वर मोड। अंदर न्यूरो साइंस के अकॉर्डिंग ये चीज़ अंदर हो रही होती थी। इसे नो कोग्नाइटिव ओवरलोड भी कहा जाता है। इसे कहते हैं कि नर्वस सिस्टम रेगुलेशन किया या मास्टरी की अपने नर्वस सिस्टम रेगुलेशन पे। सो न्यूरो साइंस की लैंग्वेज में इसे ऐसे समझा जा सकता है। तो यहाँ पे 5th पॉइंट बात करता है सेवा एंड वायुमंडल। तो एक होता है वायुमंडल बनाना, एक होता है फिजिकल सेवा करना। तो बाबा कहते हैं गुड सर्विस गुड, प्लान गुड, नॉलेज गुड, लेकिन वायुमंडल से अशरीरीपन का अनुभव कराना भूलता नहीं। मतलब मेजर सेवा एक्सपीरियंस कराने से होगी, आपके एनवायरनमेंट बनाने से होगी। स्थूल चीज़ें बहुत सुंदर 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 हमें करनी आती है, लेकिन हमें योगयुक्त वायुमंडल बनाना अगर नहीं आ रहा है सो हम चेंज नहीं कर सकते। स्थूल चीज़ें बहुत लोगों के पास, बहुत संस्थाओं में बहुत अच्छी हो सकती है, महंगे से महंगी चीज़ें हम लगा सकते हैं, डेकोर कर सकते हैं, बट वो योग के वाइब्रेशंस, वो जो वायुमंडल है जो लोगों को डिटैच फील कराए, वो केवल हम जनरेट कर सकते हैं। और अगर वो हमें करना आता हो तो स्थूल चाहे साधारण सी चीज़ें भी हो, स्टेज चाहे साधारण सा भी सजाओ, लेकिन अगर वहाँ पे अवस्था अच्छी है ना, और एक आत्मा स्पेशली उस चीज़ के लिए योग में बैठी हुई है परमानेंटली कोई भी सेवा चलते टाइम, तो लोगों को वो एक्सपीरियंस होगा एंड दैट विल मेक देम फील समथिंग रियली बियॉन्ड और अमेजिंग। तो सेवा ऐसे होगी अभी। सो दिस इज एनर्जी ट्रांसमिशन प्रिंसिपल। तो इंफॉर्मेशन इज रिमेंबर्ड लेस, लेकिन एक्सपीरियंस इज रिमेंबर्ड डीपली। अगर आप किसी को कोई एक्सपीरियंस करवा सकते हो तो वो चीज़ ज़्यादा गहरी काम करती है रादर देन इंफॉर्मेशन जो हम प्रोवाइड करते हैं और उन लोग को लगता है बहुत अच्छा बहुत अच्छा। लेकिन कोई को अगर कुछ एक्सपीरियंस होगा उस चीज़ को कभी भूल नहीं सकते, है ना। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंसेस जो है वो इंटेलेक्ट को बाईपास करके सीधा सबकॉन्शियस मेमोरी को टच करते हैं। बुद्धि वहाँ पे काम ही नहीं करती है उनकी, वो सीधा अंदर सबकॉन्शियस में चला जाता है। सो नाउ बाप दादा चाहते हैं कि हम एक्सप्लेनेशन को कम करें और वाइब्रेशंस ज़्यादा फैलावे, और इस चीज़ को हम अभी से चेंज करें। 6 पॉइंट में बात कर रहे हैं कि सबसे प्यारे, सबके प्यारे बनो, यूनिवर्सल लाइक एबिलिटी। सीक्रेट क्या है यहाँ पे? तो एंजल इज नॉट सम पीपल फेवरेट, राइट, बट एक यूनिवर्सली अप्रोचेबल व्यक्ति होता है जो एंजल होता है। दादी के लिए क्यों कहते थे? बिकॉज शी वॉज सिंपल, ईगो फ्री, लाइट होती थी, एक कोई ऑनरशिप स्पेशलिटी नहीं होती थी, ये सिर्फ उनकी दादी। सब कहते थे मेरी दादी, है ना। तो दिस इज़ एन इमोशनल सेफ्टी क्रिएशन। आपके लिए सब ये फील करे कि ये सबको इक्वली देखना जानते हैं, इनके लिए कोई छोटा बड़ा ऊंचा नीचा मेरा पराया नहीं है, इनके लिए सब बराबर है। तो जब आप ऐसे माइंडसेट के साथ रहते हो तभी यू आर लाइक एन एंजल। ऑफ कोर्स एक स्टेज होती है ये एंजलिक स्थिति की कि आप वो चीज़, वो जो चीज़ है, वो जो स्थिति है उसको अटेन करते हो। नेक्स्ट पॉइंट बात करता है कि फाइनल स्टेज वार्निंग।
तो बाबा यहाँ क्लियरली सिग्नल देते हैं कि 70 years आर डन एंड एक्चुअली 90 years आर डन, है ना। तो नॉलेज स्प्रेड इज ऑल्सो डन। मेरा बाबा, मैं बाबा का, अभी कोटो में कोई कहते हैं तो बाबा को ना, ये जो टर्म है मेरा बाबा, ये बहुत डीप है। जब कोई भगवान को गलती से भी ये कह रहा है ना कि आप मेरे हो, सो दिस इज़ अ ह्यूज थिंग फॉर बाबा एटलीस्ट। और इसके पीछे ऑफ कोर्स कोई लॉजिक भी होगा जो हालांकि अभी तो हमें इतना समझ में नहीं आया है, बट ये बहुत डीप साइंस है, इस टर्म में बहुत कुछ है। अगर कोई एक्सप्लोर कर सकता है तो प्लीज़ एक्सप्लोर करना इस बारे में, और हमें मेल कर सकते हो कि मेरा बाबा टर्म में ऐसा क्या डीप है, क्योंकि ये बात बहुत गुहिए है। ठीक है, जब कोई टर्म बाबा कहते हैं, जिस दिन तुम मेरा मुझे कहते हो, या गलती से भी कोई बच्चा कहता है कि मेरा बाबा, उस दिन से आप मेरे हो जाते हो, तुम वर्सी के अधिकारी बन जाते हो, जस्ट सेइंग अ सिंगल वर्ड, मेरा बाबा। ओके, इसका मतलब क्या हो सकता है? ट्रांसफॉर्मेशन इनकम्प्लीट है। पब्लिक रिकॉग्नाइजेज ऑर्गेनाइजेशन नॉट सोर्सेज। कौन वो नॉलेज दे रहा है, वो उस सोर्स को कोई रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे, या इसका ना एक गुह्य रीज़न ये भी हो सकता है मैपन। हम सब में कहीं ना कहीं मैपन है। हम कोई भी लेक्चर कंडक्ट करते हैं तो लोग हमसे कनेक्ट हो जाते हैं इंस्टीड ऑफ बाबा से हो। ठीक है, वो ये नहीं पूछते कि तुमको ये नॉलेज कहाँ से मिल रही है, वो आपकी वाहवाही करने लग जाते हैं। दिस शोज कि हम में वो मैपन है, तभी वो हमसे कनेक्ट हो रहे हैं। दिस इज़ वेरी सटल, बट दिस इज़ द फैक्ट ऑल्सो। ओके, अगर हम हर चीज़ निमित्त बन के करवा पाएंगे या उस स्टेट ऑफ माइंड में रह के करवाएंगे, तो लोग भगवान से कनेक्ट होंगे और वो लोग ये समझेंगे कि ये नॉलेज देने वाला कोई और है। अगर मैं ये चाहूँ कि मेरा लेक्चर सबको पसंद आना चाहिए और ये मुरली जो हम साइंटिफिकली एनालाइज कर रहे हैं वो समझ में आनी चाहिए क्योंकि मैंने कंडक्ट की है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो जाएंगे इंस्टीड ऑफ बाबा। वो मेरे सूक्ष्म चीज़ है एक ना, तो ये ऐसे काम करता है। बाबा कहते हैं अभी एंजलिक स्टेज रिक्वायर्ड है, और एंजलिक स्टेज में ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन वो अभी ये कह रहे हैं कि रिक्वायर्ड है, तो हमें स्थिति पे काम करने की आवश्यकता है। स्थूल से ज़्यादा स्वयं पे काम करने की ज़रूरत है। तो फरिश्ता इज़ लाइक स्वराज अधिकारी। स्वराज अधिकारी इज़ लाइक, स्वराज्य इज़ कि अपने सेंसेस कंट्रोल में हो, मेरे कमांड पे काम करते हो, रिएक्शन अंडर कंट्रोल हो, मूड स्टेबल हो, कोई इमोशनल फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए। छोटी बात से मूड चेंज होना, दिल खुश होना, दिल शिकस्त होना, तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें ना बताती हैं कि हम अभी स्वराज्याधिकारी बिल्कुल भी नहीं बने हैं ना। वो तब होता है जब थोड़ा बहुत मेरा योग इम्प्रूव हो रहा है या फिर मैं थोड़ा बहुत डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रही हूँ, सो चीज़ें तब समझ में आती है। यहाँ पे दो मेन ऑब्स्टिकल्स बाबा ने बताए, देह भान और देह अभिमान। इसका डिफरेंस हम पहले भी समझ चुके हैं। देह भान ऑफ कोर्स इज इक्वल टू नेचुरल बॉडी अवेयरनेस, जो कि सबको होता है, लेकिन देह अभिमान इज़ लाइक आइडेंटिटी प्राइड, कि मेरी ये पोजीशन मैं बड़ी, मेरा स्टेटस बड़ा, मैं इस पोजीशन पे हूँ, तो वो जो है वो आइडेंटिटी प्राइड कहलाता है। कोई कुछ भी कर रहा हो लेकिन एटलीस्ट मुझे पर्सनली वो नहीं करना चाहिए। ये हमें नहीं देखना चाहिए कि कोई कैसा कर रहा है। पर्सनली बस मुझे इस बात पे अटेंशन देना कि मैं कैसे कर रही हूँ। बाबा मुझसे पूछेंगे कि आपने क्या किया, वो ये नहीं कहेंगे कि सामने वाले ने क्या किया, वो ये पूछेंगे आपने क्या किया, क्योंकि सामने वाला तो चलो जैसा भी बिहेव कर रहे हैं वो उनका अपना भाग्य बना रहे हैं या कम कर रहे हैं, तो लेकिन इट डिपेंड्स ऑन मी कि मैं कैसा बिहेव करने वाली हूँ। सो ये आइडेंटिटी प्राइड मुझे बिल्कुल नहीं होना चाहिए पर्सनली। एडवांस्ड जो सीकर होते हैं फॉल इन द सेकेंड ट्रैप फॉर श्योर, कि मेरी पोजीशन बड़ी, मेरा स्टेटस बड़ा, मैं एडवोकेट हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, तो ये रिस्पेक्ट मी अकॉर्डिंग टू माई पोजीशन। तो ये बहुत ईजी है इस ट्रैप में गिरना, तो प्लीज़ बी अवेयर अबाउट दिस। 10th पॉइंट बात करता है रॉयल स्टेटस सीक्रेट की। तो बाबा यहाँ कहते हैं कि सतयुग में आ जाएंगे लेकिन श्रेष्ठ पद नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे इनहेरिटेंस जो है वो गारंटीड है, लेकिन हाई स्टेटस इज़ नॉट गारंटीड। और हाई स्टेटस का मतलब है लॉन्ग टाइम स्वराज्य प्रैक्टिस अगर की होगी तो हाई स्टेटस मिलेगा। लेकिन कई बार हमें लगता है कि ज़रूरत क्या है, सतयुग में तो सब खुश होंगे। सतयुग चलो ठीक है, द्वापर में क्या करोगे, वहाँ पे भी बुद्धि काम ही नहीं करेगी। एज अ किंग जब आप
आपके पास आपकी प्रजा आएगी, आपके पास सॉल्यूशंस नहीं होंगे, क्योंकि बुद्धि तो अपग्रेड की ही नहीं संगम युग में ना। सतयुग त्रेता तो चलो ठीक है, हम कह सकते हैं कि दुखी नहीं होने वाला है तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। लेकिन अगर बुद्धि मेरी अपग्रेड नहीं की मैंने संगम युग पे, मेरे पास डिसीजन मेकिंग पावर ही नहीं है, चीज़ों को मैंने एक्सप्लोर नहीं किया, चीज़ें मेरे पास कलाएं ही नहीं है, तो वो चीज़ें द्वापर के बाद कैसे मैं बैलेंस या कैसे मैं मैनेज करने वाली हूँ, जबकि दुनिया में कर्म और विकर्म का खेल शुरू हो जाएगा, और जबकि भगवान का भी वहाँ पे रोल नहीं होने वाला है, वो धरती पे नहीं आ सकते उस टेन्योर में। तो तब मेरा रिएक्शन कैसे होगा, या कोई प्रॉब्लम्स आएंगी तो मैं कैसे फेस करूँगी। सो थिंक लाइक दिस। प्लीज़ जो भी है अपनी बुद्धि को एक्सपेंड करो, इसलिए नहीं कि सतयुग में क्या बनेंगे। ऑफ कोर्स आप अपने आप हाई स्टेटस पे पहुंच जाओगे अगर आप ये सोचोगे कि मुझे आगे भी तो चल के एक अमेजिंग रोल प्ले करना है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट सतयुग एंड त्रेता युग, इट इज़ ऑल अबाउट हमारा 84 जन्म कैसे होने वाला है। बेसिकली कंसिस्टेंसी इज़ मच मोर इम्पॉर्टेंट देन ओकेजनल एफर्ट्स। अगर मैं इस माइंडसेट के साथ काम कर रही हूँ तो मैं कंसिस्टेंटली काम करने वाली हूँ। 11th पॉइंट बात करता है कि लेट कमर्स के लिए जो बाबा एक मैसेज देते हैं। बाबा कहते हैं कि अगर आप हिम्मत करोगे तो बाबा मदद करेंगे, हिम्मते बच्चे मददे बाप। इवन चाहे आपकी लास्ट में एंट्री हुई है, लेकिन अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हो, कर्म और योग का बैलेंस रखते हो, और चीज़ों को लेकर के डीले नहीं करते हो, ठीक है, तो ऑफकोर्स आपका पद ऊंचा हो सकता है। दिस इज परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन प्रिंसिपल, न्यूरोसाइंस में इसे ऐसे कहा जाता है। बाकी ऑफकोर्स बाबा मदद करते हैं। अगर मुझे कुछ चीज़ समझनी है, वो मुझे समझनी ही है, तो मैं उनसे क्वेश्चन करती हूँ और वो मुझे जवाब देंगे ही देंगे। अगर लिटरली मैं कोई चीज़ के लिए हिम्मत कर रही हूँ तो वो मुझे उसमें हेल्प करेंगे। इट्स ऑल अबाउट कि मुझे हिम्मत तो पहले करनी पड़ेगी। 12th पॉइंट बात करते हैं ब्लेसिंग्स की। तो साकार और निराकार बाप को साथ रखकर हर संकल्प करो। तो दिस इज़ लाइक कि इंटरनल वेरिफिकेशन सिस्टम, बिफोर एक्शन हमेशा चेक करो एक कि ब्रह्मा बाबा क्या करते उस स्टेज में होते, तो मतलब ये वो एग्जांपल देते हैं कि ऐसा कर सकते हैं। मेंटली वेरीफाइड विद हायर कंसाइंस कि इट रिड्यूसेस रॉन्ग डिसीजंस, इमोशनल वेस्टेज और रिग्रेट साइकिल। कि बड़े इस मोड में क्या करते थे, या बाबा अगर शिव बाबा ही धरती पे स्टेज पे होते तो वो क्या करते। अगर हम ये सोच करके कोई कर्म करेंगे तो ऑफ कोर्स चीज़ें वैसे नहीं होंगी जैसा हम रिएक्ट करते हैं नॉर्मली, हम अलग तरह से रिएक्ट करेंगे, क्योंकि हमें एट द एंड बनना तो बाप समान है, एंड बाप इज शिव बाबा, उनके समान बनना है। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि ब्रह्मा बाप समान भी बनना है, बट बोथ ऑफ देम आर कंबाइंड ऑफ कोर्स। तो किसी के भी जैसा बनो, हमेशा ये सोचो कि अगर भगवान मेरी जगह होते तो वो कैसे रिएक्ट करते, तो मुझे वैसा ही रिएक्ट करना चाहिए। स्लोगन को अगर एनालाइज किया जाए तो बाबा कह रहे हैं कि रूहानी स्नेह संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, लेट मी जस्ट रीड इट अगेन। रूहानी स्नेह संपत्ति से अधिक मूल्यवान है। पैसा वो सुकून नहीं दे सकता है जो स्नेह से मिलता है ना। वाई? बिकॉज मटीरियल थिंग्स गिव्स कंफर्ट ओनली, बट स्पिरिचुअल लव गिव्स आइडेंटिटी स्टेबिलिटी। आइडेंटिटी स्टेबिलिटी रिमूव्स इनसिक्योरिटीज, एंड जो कि आज की डेट में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, so this Murli is not about the service expansion, it is about the state elevation, जहाँ पे हम नॉलेज होल्डर से लाइट एमिटर बनते हैं। नॉलेज को होल्ड करना एक ब्राह्मण की निशानी है, लाइट को इमिट करना एक फरिश्ते की निशानी है। नॉलेज होल्ड करते करते आप नेचुरली एक लाइट एमिटर बनते हो। सो दैट इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अब ब्राह्मण से फरिश्ता बनने का समय है। विशेषताओं से नहीं, हल्केपन से ऊंचा पद मिलेगा। क्या? विशेषताओं से नहीं, हल्केपन से ऊंचा पद मिलेगा। तो बाबा बेसिकली ओवरऑल इंटरनली काम करने के लिए हमें वार्निंग दे रहे हैं।
एंड ऑफ कोर्स दिस इज़ 22 2026। हमारे पास समय बहुत कम है। अभी हमें खुद पे काम कर लेना चाहिए, क्योंकि आगे चल के सेवाएं ऐसे स्थूल लेवल पे नहीं होंगी, वाइब्रेशनल लेवल पे होंगी। अगर मेरी स्थिति श्रेष्ठ नहीं है तो जैसे दूसरे पत्ते झड़ रहे हैं वैसे हमारा कहीं नंबर ना आ जाए उसमें। तो आज मुरली में बाबा ने बहुत सारी स्ट्रिक्ट चीज़ें बोली हैं, बहुत सी चीज़ें समझने के लिए, बहुत सी चीज़ें ट्रांसफॉर्म करने के लिए बोली हैं। जो बच्चे अपने अंदर ये समय अनुसार ट्रांसफॉर्म कर लेंगे या उनके मैसेजेस को समझेंगे तो लिटरली हम बच जाएंगे और हम बहुत अच्छे पुरुषार्थी बन के उभर सकते हैं। एंड इफ़ हम अभी भी वो चीज़ें अगर नहीं समझते तो चीज़ें आगे चल के टफ होंगी समझ, क्योंकि समझ तो आना ही है कभी ना कभी। पर एक होता है कि समय से पहले समझ आए और हम आगे चल के समय को अमेजिंगली इंजॉय करें। एक होता है कि पेपर बिल्कुल हो गया है और आने ही वाला है और हम तब पढ़ाई करें, तो दोनों में फ़र्क होता है। तो जो पहले पढ़ाई करके रखते हैं वो पेपर के टाइम पे इंजॉय करते हैं कि मुझे ये भी आता है, मुझे वो भी आता है। और जो पेपर से पहले तैयारी कर रहे हैं, बस एक दिन पहले तैयारी कर रहे हैं, तो सोचो उन्हें पूरा पेपर भी ख़राब होगा और पेपर एंजॉय भी नहीं कर पाएंगे, है ना। तो प्लीज़ चीज़ों को थोड़ा सीरियसली लें अभी, और जस्ट स्टार्ट द ट्रांसफॉर्मेशन विद इन योर सेल्फ। चीज़ें वाइब्रेशनल लेवल पे काम करती हैं। स्थूल से हम उसको हटा के वाइब्रेशनली सोचें, तब स्थूल सेवा भी अमेजिंग होगी। ओके, दैट्स ऑल। ओम शांति।